हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? चलो सेक्शन 134 के थ्रू आप पूरा चैप्टर 9 समझते हैं। पूरे चैप्टर 9 का एक थीम समझते हैं। थीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिटेन नहीं रहेगा चैप्टर आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे टेक्निकल चैप्टर है। तो इसलिए इस चैप्टर का थीम समझना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे टेक्निकल चैप्टर है। तो अगर आप उसकी स्कीम और थीम समझ लेंगे तो अपने लिए रिटेंशन स्ट्रांग होएगा। तो आपको इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखना है, तभी आपका थीम क्लियर रहेगा। और आप उसको इंटरवल पे देख सकते हो, जैसे हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, कैसे भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। सबसे पहले क्या बनेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, जिनको डे बुक्स बोलते हैं। कौन सी बुक? डे बुक्स, क्योंकि रोज बनती है। रोज बनती है इसलिए क्या कहलाती है? डे बुक्स। और इनको यहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए उन्होंने एक सेक्शन दिया 128। कौन सा दिया? 128। जो हमें पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर की मिनिमम मेंटेन करनी है, वो भी तब जब सीजी का ऑर्डर ना आए। और सीजी का ऑर्डर आ जाए तो वो 8 साल से कितना भी ज्यादा हो सकता है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो। ओके, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। डन है? चलिए, उसके बाद आपको ध्यान देना है, एक सेक्शन और भी था इसके ऊपर, 2 क्लॉज 13। 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है उसका थोड़ा सा एग्जांपल इन्होंने दिया, जिसमें सेल का रिकॉर्ड हो या परचेज का हो, एसेट का, रिसीट्स का, पेमेंट का, और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड वेयर 148 अप्लाई। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड वेयर 148 अप्लाई। 4 लिम्स थे उसमें, यानी 4 पॉइंट्स थे उसके अंदर। डन है बेटा? फिर 2 क्लॉज 12, उसके अंदर बुक्स एंड पेपर या फिर बुक्स और पेपर, कहीं पर भी अगर आपके कंपनी लॉ में बुक एंड पेपर यूज किया है किसी भी चैप्टर में उन्होंने, या बुक और पेपर यूज किया है लाइक चैप्टर नंबर 10 में या कहीं पर भी, तो ऑडिटर को जो राइट है कि वो बुक्स एंड पेपर मांग सकता है, बुक और पेपर मांग सकता है। तो उसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट तो मांग सकता है, कोई भी वाउचर मांग सकता है, कोई भी डीड मांग सकता है, कोई भी राइटिंग मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कोई भी मिनट बुक मांग सकता है, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड मांग सकता है जो आपने कंपनी लॉ में देखा हो। और अगर ऑडिटर को लगता है कि आपने वो रिकॉर्ड बना रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो डिस्क्लेमर मांग सकता है। डन है बेटा? उस पॉइंट के ऊपर डन है कि मैं ऑडिट कैसे करूं। सेकंड पॉइंट है कि फाइनल अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपका 31 मार्च को बन के तैयार है। डन है बेटा? 31 मार्च को आपने अपने सॉफ्टवेयर में लास्ट एंट्री कर दी, देन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं। उसके बाद थोड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट का आपको इफेक्ट डालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्रीज। वो अप्रैल वगैरह में आप डाल सकते हो, और उसके लिए स्पेशल परमिशन आपका सॉफ्टवेयर आपको देगा, और उसका एडिट लॉग या उसका जो भी रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। डन है? कि किसने एडजस्टमेंट एंट्री पास की 31 मार्च के बाद, और उसने क्या क्या किया 31 मार्च के बाद। डन है बेटा? चलो, फाइनल अकाउंट्स को आपको फाइनलाइज करते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना है। बताइए किस किस का? केस प्लस शेड्यूल नंबर 3। ये आपके फर्स्ट पेपर में है सारा। आपका फर्स्ट पेपर इन 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, और एक उसमें शेड्यूल नंबर 3 है। ओके, यानी कि जो आपका पहला पेपर है सीए इंटर का, अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट का, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। डन है बेटा? और उसके बाद उसमें शेड्यूल 3 का चैप्टर है। जो आपका चैप्टर शेड्यूल 3 का है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपको ऑडिट करने जाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक करना ही करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा। डन है बेटा? तो आपको उसका ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है हमारा? हमें अप्रूवल करना है, यानी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बीओडी का ऑथराइजेशन लगाना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रद्दी के कागज है या कागज के टुकड़े हैं, काम के हैं, रेलिवेंट है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है। ठीक है ना बेटा? और ऑडिटर तभी ऑडिट करेगा ढंग से जब उसको पहले बीओडी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनअप्रूव्ड मिले, अप्रूव्ड मिले। अप्रूव करने का तरीका है आपके सबसेक्शन 1 में, 129 में ना देकर अप्रूवल का तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहीं दे रखा है, 134 सबसेक्शन 1। घर पे जब भी आपको पढ़ना है 129 के साथ 134 जरूर पढ़ना है। 128, 129 और 134, इन तीनों का एक बढ़िया बेंच बनता है, और इसमें से डैम श्योर क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं होगा, कोई सिंगल अटेम्प्ट भी नहीं है जहां पे इन तीनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन ना दे, बल्कि इनमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आते हैं। तीनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 128 में 6 सबसेक्शन थे, 129 में भी बहुत सारे सबसेक्शन थे, और 134 में आप देखो 8 सबसेक्शन है। तो ये छोटे सेक्शन नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेक्शन है। डन है बेटा? चलो, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें साइन चाहिए बेटा, चिंकी के, पिंकी के, यानी कि CSCEO, CFO।
अभी पहले मैं इन तीनों की बात कर लेता हूँ। ये तीनों KMP है। क्या है? कैरेक्टर थोड़ी है ये ना बेटा। ये तो KMP है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS यानी कि कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कभी कभी CEO डायरेक्टर के पद पे मिल भी जाता है, ठीक है ना बेटा। और एक सेक्शन है 203, कौन सा 3? 203। लास्ट में एक सेक्शन 2 क्लॉज 51, वो KMP की डेफिनेशन को, KMP की रिक्वायरमेंट को बताता है। तो जिस कंपनी में भी 10 CR की PSC हो, कितने की? 10 CR, उसको KMP रखना पड़ता है। लिस्टेड को तो रखना ही पड़ता है, डन है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें 10 CR होना चाहिए, तब उनको ये रखने पड़ते हैं। तो अगर ये लोग हैं तो इनके साइन होंगे, CS, if any, CEO, if any, CFO, if any, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है। और तीनों के साइन होंगे, अगर तीनों है तो, डन है बेटा। चलिए, क्योंकि प्लस लगा है, प्लस का मतलब एंड। फिर प्लस में एक और है, या तो चेयरपर्सन साइन करेगा, या फिर चेयरमैन अगर अनऑथोराइज्ड है तो डायरेक्टर साइन करेंगे, जो कम से कम कितने होने चाहिए? 2, और उनमें से एक क्या होना चाहिए? MD। तो चेयरमैन साइन करेगा बेटा। चेयरमैन जो होता है वो बोर्ड की ऑथराइजेशन के साथ साइन कर पाएगा। चेयरमैन होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, लेकिन चेयरमैन को ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो साइन कर देगा जब तक उसको BOD ऑथराइजेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ना दे। तो BOD बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइजेशन देंगे कि हम हमारे चेयरमैन को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि वो साइन करेगा, तब भी वो साइन कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अदरवाइज इसको आपको ऑथराइजेशन देनी है 2 डायरेक्टर्स को, जो कंप्लीट BOD के बिहाफ पे साइन करेगा। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट पेज पे साइन होते हैं। किस पे साइन होते हैं? मिनट बुक के लास्ट पेज पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फर्स्ट पेज पे। नियम क्लियर है? मिनट बुक का कौन सा पेज? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज को बोलते हैं फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा पहले फेस देखेगा। फेस पे CA के साइन है तो उसको रिलायबल लगेगा वो डॉक्यूमेंट, अदरवाइज वो क्या लगेगा? अनरिलायबल लगेगा। डन है? और मिनट बुक पे चेयरमैन के साइन होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ चेयरमैन के साइन या 2 डायरेक्टर के साइन नहीं होते, यहाँ पे CA के भी साइन होंगे। मिनट बुक पे सिर्फ चेयरमैन के साइन थे, यहाँ पे क्या होने वाला है? CA के भी साइन होंगे, क्योंकि अगला स्टेप हमारा कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है आने में। ऑडिट रिपोर्ट इतना आसान नहीं है। अगर आपका अप्रैल के अंदर ये काम हो भी गया तो ऑडिट रिपोर्ट अगस्त तक की आती है मोटा मोटी। लिस्टेड कंपनीज के अंदर तो बहुत ज्यादा रिसोर्स लगते हैं ऑडिटर के, तब भी जाके अगस्त में ऑडिट रिपोर्ट आ गई तो राहत की सांस लेते हैं रात को 2 बजे 4 बजे तक काम करने के बाद, क्योंकि डाटा इतना सारा होता है। डन है बेटा? तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ऑडिट रिपोर्ट आपकी अभी आ जाएगी या टाइम लगेगा? कभी भी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पहले नहीं होनी चाहिए, हमेशा पहले ये वाली डेट रहेगी। ये अप्रैल मई में आ गई और वो अगस्त में, चाहे अगर छोटी कंपनी है तो ये अप्रैल मई में आ गई, वो जून में आ गई, लेकिन कभी भी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल से पहले नहीं है। ये सीक्वेंस जो मैंने दिखाई है वो नॉर्मल नहीं है बेटा, ये रिजिड सीक्वेंस है और इसको कैसे फॉलो करना है? एज इट इज, ठीक है ना बेटा। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना बेटा। माता रानी का नाम लेके अपनों ने अपना शुरू किया नया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना बेटा, और अपनों ने अपना काउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, है ना। उसको अपनों ने मार्च में खत्म कर देना है अगले साल, और उसके बाद अपनों ने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं अप्रैल मई तक। उसके बाद उस पे साइन करवाने हैं CEO, CS, CFO। CS मैंने सबसे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि CS के ऊपर क्वेश्चन पूछती है ICAI, और इसलिए पूछती है क्योंकि ना बच्चों को लगता है CS थोड़ी साइन करेगा फाइनल अकाउंट्स पर, ठीक है ना बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लासेस ध्यान से नहीं लगाते, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वो ऑफलाइन नहीं होते, तो वो देखते ही नहीं है कि साइन कौन करेगा, तो वो अपना दिमाग लगाते पेपर में सीधा ही कि CS थोड़ी साइन करेगा, CS का काम थोड़ी है अकाउंट्स को साइन करना है। भाई CS के साइन होंगे तभी तो वो लायबल होएगा, और अकेले हम क्यों लायबल हो? लायबल तो सारे होने चाहिए, है ना बेटा। चले, तो इसलिए ऐसे ही जरूर पूछती है बेटा क्वेश्चन ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट चैप्टर एंड इवन द ICAI का कंपनी लॉ के मॉड्यूल का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना अलग अलग तरीके की केस स्टडी बना के देती है वो, जिससे कि आपको ना ट्विस्ट करके देती है तो गलतियां हो जाती है आपसे, तो इसके PYQ जरूर करने हैं आपको, है ना बेटा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट कभी भी CFS पे नहीं बनती, साइन तो दोनों हुए थे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। ऑडिट रिपोर्ट भी दोनों पे आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आएगी और कंसोलिडेटेड ऑडिट
रिपोर्ट भी बनेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट कौन करेगा? होल्डिंग का ऑडिटर है सब्सिडरी का? होल्डिंग का ऑडिटर। कल अपनों ने 129 में पढ़ा था कि होल्डिंग का ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। बट बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनती यार कंसोलिडेटेड पर। बोर्ड रिपोर्ट सिर्फ किस पे बनती है? ठीक है ना बेटा, स्टैंड अलोन यानी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी अलोन। डन है। उसके बाद AOC 2, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे कंटेंट है बोर्ड रिपोर्ट के, जो या तो रूल 8 में दिए हुए हैं या रूल नंबर 8A में, जो या तो 134 के सबसेक्शन 3 में दिए हुए हैं या 134 के सबसेक्शन 3A में दिए हुए हैं। डन है बेटा। ये जो सेक्शन है ये मेन सेक्शन है, ये बोर्ड रिपोर्ट का मेन सेक्शन है। कभी भी बोर्ड रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको 134 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस जरूर देना है। डन है। तो ये आपका मेन सेक्शन है। इसके साथ एक रूल लग रहा है 8, जो मिलके बताते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट डालने मैंडेटरी है, बाकी आपकी मर्जी है। डन है बेटा। तो इसमें अपनों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, अपनों ने देखा कि कितनी बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है ना बेटा, और कितने डायरेक्टर KMP साल में रखे गए, हटाए गए, कितनी सब्सिडरीज आपने साल में नई बनाई, कितनी आपने बेच दी, एंड सो ऑन। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या किया आपने, ये तक भी पूछ लिया इन्होंने बोर्ड रिपोर्ट में। डन है बेटा। और आपने CSR कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, क्या क्या नहीं पूछा इन्होंने, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसका PSE 25 CR है कम से कम, तो फिर आपको अपने डायरेक्टर्स की इंडिविजुअल और अपने कमेटीज की डायरेक्टर्स की और अपने BOD की इवैल्यूएशन करके बताना है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी नहीं बताती कि हमारे डायरेक्टर कैसा काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है इसलिए। डन है बेटा। चलो अब देखो 134 सबसेक्शन 3 और रूल नंबर 8, इसमें नॉर्मल कंपनीज का बोर्ड रिपोर्ट है और उनको हम बोलेंगे कंपनीज अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी। और OPC और स्मॉल कंपनी का 134 3A में है। पहले इनके लिए मेन सेक्शन 134 सबसेक्शन 4 हुआ करता था, जिसकी अब कोई खास रेलिवेंस नहीं है। ये सबसेक्शन 4 जो है इसमें एक ही कंटेंट था। कितने कंटेंट थे? एक ही कंटेंट था। अब इसमें 11 कंटेंट है। कितना कंटेंट है? 11 कंटेंट, और वो 1 कंटेंट उसमें इंक्लूडेड है। इसलिए 134 सबसेक्शन 4 आपसे वैसे तो पूछेगा ही नहीं, पूछ भी ले तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा कि 134 3A में चलते हैं जी, 134 4 में कुछ नहीं रखा। डन है बेटा। तो 3A में और 8A में आना है अगर OPC या स्मॉल कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट पूछता है तो। डन है बेटा। अब बताओ RPT यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन AOC 2 में जाती है। ये यहां पर भी है, कंपनी अदर देन OPC स्मॉल कंपनी, और यहां पर भी है। रूल 8 में भी है, रूल 8A में भी है। डन है बेटा। तो रूल 8A के जो 11 पॉइंट है ना, वो सारे के सारे यहां पर है ही है। तो अगर आपको 11 पॉइंट करोगे ना तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और एक सेफ गार्ड भी हो जाएगा कि कल को बाय द वे कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट पूछ ले तो 11 पॉइंट तो है हमारे पास कम से कम। डन है बेटा। तो वो 11 पॉइंट यहां से आपको याद करने हैं, वो यहाँ के भी हो गए और यहाँ के भी हो गए। जैसे AOC 2 हो गया एक पॉइंट तो उसमें, ठीक है ना बेटा, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड हो गया। ऐसे अगर कोई फ्रॉड है जो लेस देन 1 CR है, कितने से नीचे है? 1 CR से नीचे, 143 सबसेक्शन 12, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर भी होनी है और यहाँ पर भी, कि हमें ऑडिटर ने फ्रॉड का अमाउंट बताया था, क्या वो सही है या गलत है, उसने पार्टीज बताई थी वो सही है या गलत है, और उसने हमें कॉज बताया था, नेचर ऑफ फ्रॉड बताया था, और उससे हम सेटिस्फाइड है या नहीं है, और फिर हमने फ्रॉडस्टर पे क्या रेमेडियल एक्शन लिया। डन है बेटा। वो सब यहाँ पे जाएगा। डन है बेटा। ये अपनों ने 143 सबसेक्शन 12 में पढ़ा था। अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 CR तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर जाएगा, ऐसा वहां पे दिया हुआ था। डन है बेटा। आपको रिलेट करके पढ़ने सारे चैप्टर, तभी आपको याद रहेंगे और तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज लॉ में आप 60 से नीचे रह जाओगे। डन है बेटा। चलो 80+ जाना है लॉ में तो आपको सारे चैप्टर्स को रिलेट करना पड़ेगा, इंटररिलेट, और एक चैप्टर को एक बार पढ़ना है, 10-10 बार पढ़ना है। ठीक है ना बेटा। देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना बेटा। जो भी वीडियो देख रहा हो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। लॉ का कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे कम से कम 10 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी रैंक या तभी आपका बहुत ग्रुप क्लियर होता है, अदरवाइज आप सपने छोड़ देना। डन है बेटा। और ये सब कहानियों की बातें होती है कि अपने को एक बार ही पढ़ने से याद हो जाता है। चले बेटा आगे, वो कम डाटा में होता है, इतना ज्यादा डाटा है। कैसा डाटा ये? बल्कि है, वो ज्यादा मैसी है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। डन है बेटा। चलो सेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 1, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द कंपनी इज हैविंग सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स। डन है बेटा। अंडर 136 टू द शेयर होल्डर एंड अदर इनवाइटीज, जिनको हम जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, अंडर सेक्शन 101।
तो सेक्शन 101 में हम जिनको जनरल मीटिंग का क्या भेजते हैं, नोटिस, उनको नोटिस अकेला नहीं भेजना, नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड या ऑडिटेड, ऑडिटेड या अनऑडिटेड, तो कैसी भी चलेगी, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। 134 सबसेक्शन 7 डन है बेटा। तो आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करना अलाउड नहीं है, सर्कुलेट करना अलाउड नहीं है, पब्लिश करना अलाउड नहीं है, डन है बेटा। चलो 134 सबसेक्शन 2 भी यही कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट को अटैच करना मैंडेटरी है। सबसेक्शन 7 भी यही बात कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट को अटैच करना जरूरी है, डन है बेटा। चलो उसके बाद आपको ध्यान देना है 134 सबसेक्शन 5, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना बेटा, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन, डन है बेटा। ये मोस्ट रिपीटेड तो नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड है। डीआरएस के कंटेंट, डीआरएस के कंटेंट बहुत पूछता है और सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं डीआरएस के कंटेंट में। डीआरएस के कंटेंट क्या है, 6 पॉइंट है। पहली बात, कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। पहला तो डायरेक्टर जिम्मेदारी लेंगे एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं और फाइनल अकाउंट मनमाने तरीके से नहीं बनाए। ओके चलो, दूसरी वो जिम्मेदारी लेंगे कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो की है वो ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर सेम फॉलो की है। कंसिस्टेंसी, डन बेटा। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन आउट ऑफ 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। दूसरा यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ एस्टिमेट्स के ऊपर भी बीओडी को बोलना है। बहुत सारे एस्टिमेट्स और जजमेंट बीओडी यूज करते हैं जिसका एसए 540 था, डन है बेटा, एसए 540। तो वहां पे ऑडिटर को चेक करने होते हैं ना वो एस्टिमेट्स वगैरह। तो ऐसे ही पहले मैनेजमेंट ढंग से एस्टिमेट तो मारेगी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी तो बाद में सेकेंडरी है। तो मैनेजमेंट है बेटा, वो अच्छे से तैयार करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉलो करेगी अकाउंटिंग पॉलिसी को ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली। एंड आप एस्टिमेट और जो जजमेंट मारोगे वो रीजनेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रीजनेबल एंड प्रूडेंट। लिख लो ये बात कि एस्टिमेट कैसे होने चाहिए, रीजनेबल एंड प्रूडेंट। एस्टिमेट आपके रीजनेबल और प्रूडेंट होंगे और ऑडिटर को चेक करना है कि क्या इनके एस्टिमेट रीजनेबल है और क्या इन्होंने एस्टिमेट जो या जजमेंट लगाई है वो प्रूडेंट है, डन है बेटा। प्रूडेंट का मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति को वो क्या लगे, अजीब या सही लगे। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होने, कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब पहले 3 पॉइंट अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो कम से कम आप डीआरएस में पहले 3 पॉइंट में एक कॉमन चीज याद रख सकते हैं, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डन है। उसके बाद जो यहाँ है वो एप्लीकेबल लॉ, जितने भी एप्लीकेबल लॉज है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एमबीए है, वो कहता है हमें तो नहीं आता कंपनी लॉ, हम तो नहीं लेते भाई, लेनी पड़ेगी और हर डायरेक्टर को लेनी पड़ेगी कि हम कंपनी लॉ की जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर सारे डायरेक्टर नहीं लेते तो बीओडी के बिहाफ पे किसी को तो लेनी पड़ेगी बेटा जिम्मेदारी कंपनी लॉ की एंड अदर एप्लीकेबल लॉज की, जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ एंड अदर लॉज, है ना बेटा। लॉ की जिम्मेदारी के अलावा और 2 पॉइंट रह गए आपके, एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और एक गोइंग कंसर्न, है ना बेटा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जिम्मेदारी लेंगे बीओडी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ऐसा 134(5) में लिखा हुआ है। हालांकि रूल 8 में लिख दिया कि ऑल कंपनीज, क्या लिख दिया, तो कुल मिला के ऑल कंपनीज ही हो गया, डन है। क्योंकि अपने को साथ में रूल 8 भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो रूल 8 क्या बोलता है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की नहीं है, सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स की, डन है बेटा। इसमें 143(3)(i) भी इंपॉर्टेंट है। 143(3)(i) भी कहता है कि ऑडिटर को चेक करना है कि इनका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ढंग का है या नहीं है, यानी कि ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर और क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। पहले बीओडी जिम्मेदारी ले, फिर हम चेक करें, ओके। अब 143(3)(i) में भी एग्जम्पशन है, ओपीसी में एग्जम्पशन है, स्मॉल कंपनी में ऑडिटर एग्जम्पशन है, या जिस कंपनी की बोरोइंग 25 CR है, टर्नओवर 50 CR है, प्राइवेट कंपनी है साथ में वो, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा ऑडिटर, डन है। तो आपको ध्यान रखना है आईएफसी वाला पॉइंट ऑडिट में भी बार बार आता रहेगा और कंपनी लॉ के इन सेक्शंस के साथ आएगा वहां पे। 134(5)(e) आपके ऑडिट के मॉड्यूल में है, 143(3)(i) आपके ऑडिट के मॉड्यूल में है, डन है बेटा। तो आपके इन दोनों पॉइंट्स को तो रखना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, डन है बेटा। उसके बाद गोइंग कंसर्न है या नहीं है, बीओडी को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है और उनको बताना है कि व्हाई वी आर सेटिस्फाइड दैट वी आवर ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोइंग कंसर्न। लास्ट में एनुअल फाइलिंग होती है, क्या होती है, एनुअल फाइलिंग। और एनुअल फाइलिंग एओसी फॉर पीडीएफ में होगी, जो कंपनी एक्सबीआरएल फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। जिनके ऊपर एक्सबीआरएल लगेगा तो वो एओसी फॉर
हाँ जी, डॉट पीडीएफ की बजाय डॉट एक्सबीआरएल में फाइल करेगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जो AOC4 है बेटा आपका, AOC4 आपका कॉमन फॉर्म है, इसी में एनुअल फाइलिंग होनी है, छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। छोटी कंपनी पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये XBRL यानी कि एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एमसीक्यू में पूछ सकता है XBRL की फुल फॉर्म क्या है, डन है बेटा। और वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें X जो है वो एक्सटेंसिबल के स्पेलिंग में कौन सा लेटर है, तो कौन सा लेटर है, सेकंड। गुड। विद AOC4 CFS, AOC4 CFS अगर है तो वो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। AOC4 CFS AOC4 के साथ अटैच कर सकते हो आप, डन है बेटा। अगर आपकी CFS बना हुआ है तो शेयर होल्डर ने अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देने से आपने एजीएम तो बुला ली थी, लेकिन वहां पर शेयर होल्डर चिढ़ गए, नाराज हो गए, ठीक है ना बेटा, और वो मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए, या कोरम अचीव नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी एजीएम तो हुई बट वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी वजह से अप्रूव नहीं हो पाई, और या फिर आपने एजीएम ही नहीं बुलाई, तो भी आपको फाइलिंग करनी है ना बेटा। तो भी फाइलिंग करनी है। कौन सी फाइलिंग? प्रोविजनल फाइलिंग, प्रोविजनल एनुअल फाइलिंग। कौन सी फाइलिंग करनी है? जैसे आपका +2 का पेपर हुआ था, नहीं हुआ था, और आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया, और +2 का पास हुए थे या नहीं हुए थे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, है ना। उसके बाद आपने उस प्रोविजनल को क्या कराया था? रेगुलर कराया था, और प्रोविजनल जो था उसको हटवाने के लिए आपने +2 की मार्कशीट अपलोड की। ऐसे एक बार आप प्रोविजनल कर दो ना फाइलिंग, बाद में फाइनल फाइलिंग हो जाएगी। इससे आपके ऊपर क्या नहीं लगेगी? पेनल्टी, जो कितने हजार है? 10,000। कितनी है? 10,000। और उसके बाद 100 रुपए पर डे, उसके बाद 100 रुपए पर डे, जो बढ़ती बढ़ती 2 लाख रुपए तक जा सकती है कंपनी पर, और 50,000 तक OIC पर। और बात पेनल्टी की नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पे बेइज्जती की हो जाती है, क्योंकि अगर आपने 137 की फाइलिंग नहीं की तो बहुत सारी जगह आपकी एग्जम्पशंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां पर भी आप गवर्नमेंट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 8 को एग्जम्पशन देते गए, एक लाइन लिखते गए कि प्रोवाइडेड वो कंपनी 92 और 137 को फॉलो करना बेटा। तो इसलिए सिर्फ पेनल्टी की बात नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ा स्टिग्मा लग जाता है अगर आप अपनी एनुअल फाइलिंग तक टाइम पे नहीं करते हो। इससे ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाँ, डाउन हो जाता है। उनको आपको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि यार ये अनड्यू डिले क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ करा होगा ना उन्हें गड़बड़, तभी तो ये अकाउंट्स को टाइमली फाइल नहीं कर रहे। गवर्नमेंट जो है बेटा वो पेनल्टी तो लगाएगी, उसके बाद आपको स्क्रूटनी में डाल देगी। स्क्रूटनी का मतलब क्या है? पक्का ही नोटिस आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपने लेट फाइलिंग की है। तो सरकार को आप अलग से ही दिखोगे बेटा कि अच्छा ये वही लेट फाइलर, कुछ गड़बड़ की होगी इन्होंने, ठीक है ना बेटा। तो सरकार कारण तो पूछेगी ना, क्यों धक्के से केस लगवा रहे हो। इसलिए अपना फाइलिंग क्या करो, लेट करो, टाइम पे करो। अब इसको स्कीम को दोबारा देखते हैं। 134 सबसेक्शन 1 अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, और उसके लिए आपको CS के साइन मैंडेटरी है, अगर रखा हुआ है तो। CEO के साइन जरूरी है, CFO के जरूरी है, इसके अलावा चेयरमैन के साइन जरूरी है। चेयरमैन की जगह 2 डायरेक्टर कर सकते हैं, जिसमें से एक MD होना चाहिए, इफ MD इज देयर। ओके। सबसेक्शन 2 कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बिना कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसी को भी नहीं दोगे, खुद की कंपनी में भी नहीं रखोगे बेटा। सबसेक्शन 7 कहता है कि बोर्ड रिपोर्ट भी साथ में अटैच करनी है, और सबसेक्शन 7 ऑडिट रिपोर्ट को भी रिकंफर्म करता है कि इसको भी अटैच करना है बेटा। 134 सबसेक्शन 3 में क्या है? कंटेंट्स, ठीक है ना बेटा। 3A में भी क्या है? कंटेंट। एक में OPC स्मॉल कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के, और एक में नॉर्मल कंपनीज की बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट। सबसेक्शन 4 की कोई रेलेवेंस नहीं है। सबसेक्शन 5 में DRS के 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट था अकाउंटिंग, दूसरा पॉइंट था अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस, थर्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट, गोइंग कंसर्न, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और लॉ, एप्लीकेबल लॉज, AFRF, है ना बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स की जिम्मेदारी जब डायरेक्टर्स ले लेंगे तो सबसेक्शन 5 सेटिस्फाई होता है। सबसेक्शन 6 में बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल है। बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल इतना है, ठीक है ना बेटा। सबसेक्शन 6 में क्या है? बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल है। सबसेक्शन 6 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कराने के लिए सिर्फ चेयरमैन के साइन चाहिए, अगर वो ऑथराइज है, और चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए, और 2 डायरेक्टर में से एक MD होना चाहिए, और 2 डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर से भी आप साइन करवा सकते हो विद रीजन। स्पेशली OPC में तो आप ऐसा करवा ही सकते हो, डन है। तो याद रखना बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल जो है ना, उसमें ये 3 पॉइंट नहीं आएंगे, CS, CEO और CFO। तो बाकी सारा सेम रहेगा। सबसेक्शन 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग है,
उसमें ये 5 पॉइंट हो गए। और जो सबसेक्शन 6 है उसमें बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग है, अप्रूवल है, उसमें 3 पॉइंट नहीं आएंगे। सबसेक्शन 7 अभी अपने डिस्कस किया ही था कि आपको अटैच करना है ऑडिट रिपोर्ट प्लस बोर्ड रिपोर्ट। सबसेक्शन 8 में इस सेक्शन को फॉलो ना करने की पेनल्टी है। जो कंपनी में कितने लाख है, ऑफिसर्स पे 50,000 पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। थैंक यू गाइस। अच्छा